हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जम्मू कश्मीर में स्थित कटरा के वैष्णो देवी के दर्शन करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। जैसे हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, किस माध्यम से पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद हम रुकेंगे कहाँ, रुकने की क्या व्यवस्था, अच्छी से अच्छी और कैसी व्यवस्था होगी, और आपको किसी तरह असुविधा ना हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। और आपके बजट का भी याद रखेंगे कि बजट में, कम से कम बजट में भी टूर हम कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। भोजन कहाँ करें, कहाँ अच्छा भोजन स्वादिष्ट मिल जाएगा, वो भी इस वीडियो में आपको हम कवर करने का वो करेंगे। प्रसाद कहाँ से लें, प्रसाद नीचे से लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं, सस्ता कहाँ पड़ेगा, अच्छा क्या है, ये भी इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है RFID कार्ड जो है, ये कहाँ से प्राप्त करना है, क्योंकि इसके बगैर तो काम चलना नहीं है। तो इस बारे में भी इसी वीडियो में चर्चा की जाएगी। और महत्वपूर्ण, आप अपने घर से, परिवार से सब जुड़े रहें, इसके लिए हमें चाहिए सिम कार्ड। तो सिम कार्ड कहाँ से लें, कितने की मिलेगी, आखिर आपको कोई चीटिंग ना आपके साथ होने पाए, तो A to Z सारी कंप्लीट चीज आप यहाँ देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो भी देखना नहीं पड़ेगा और पूरी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे पहुंचे, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं या बाई रोड जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो आपको दो जगह ट्रेन का रेलवे स्टेशन मिलेगा। एक तो कटरा में ही रेलवे स्टेशन है, दूसरा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। तो उसमें किससे बेस्ट होगा, तो जैसे आप कटरा में उतरते हैं तो उससे ज्यादा ट्रेनें नहीं है, पर आप जम्मू तवी से काफी सारी ट्रेनें जुड़ी हुई है, कनेक्ट है। तो आप लोग जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से उतर सबसे पहले आप जो है दिल्ली पहुंचना है, और दिल्ली से अगर और उधर पंजाब वगैरह में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इधर से कहीं से आप जाते हैं तो दिल्ली जाना है। दिल्ली से दो जगह की मिलेंगी, एक तो सीधे कटरा के लिए और दूसरी मिलेगी आपको जम्मू के लिए, लेकिन ज्यादातर ट्रेनें जम्मू की मिलती हैं। तो हम अब ये मान के यहाँ से चलेंगे कि हम आप जम्मू पहुंच गए हैं, जम्मू रेलवे स्टेशन। तो जम्मू से आपको बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, क्योंकि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे आप पहुंचेंगे तो आपकी एक ट्रेन भी चलती है। तो अगर हम ट्रेन से आप लोग जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सफर होने वाला है कटरा तक के लिए। बहुत अच्छा ट्रेन का सफर, बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा, नदी वगैरह और टनल से होते हुए ये ट्रेन जाती है। छोटी छोटी गुफाओं से ट्रेन निकलती है तो मजा आ जाती है। तो आप लोग चाहे तो उससे भी जा सकते हैं और बाई रोड भी जा सकते हैं। तो बाई रोड अगर आप लोग जाते हैं तो आपका ज्यादा नहीं पड़ता, 45 किलोमीटर पड़ता है। वही अगर आप ट्रेन से जाते हैं जम्मू तवी से तो 75 किलोमीटर है। हाँ, लगभग 80 किलोमीटर है, जो टिकट में लिखा था, अभी हम देखे बैक में लगा देंगे। हाँ, तो वो अब आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग किससे जाना है आपको। जब आप वहाँ पहुँच जाएं तो या तो आप स्टेशन में, जम्मू के स्टेशन में भी मिलेगा, कटरा के स्टेशन में मिलेगा, RFID कार्ड सब जगह बनते हैं। और जब आप फुहारा चौक पर जाएंगे तो वहां भी मिलता है। ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले दो काम आपको जरूर करने हैं, सिम लेना है और RFID कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। ये हमसे एक बार थोड़ा सा भूल हो गई थी, तो फिर हमको लौट के आना पड़ा था। दिमाग से काम करते करते थोड़ा सा गाड़ी वगैरह पार्किंग करते समय ये दिक्कत हो गई थी। पार्किंग की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको पूरे कटरा में पार्किंग की कोई असुविधा होने वाली नहीं है। और आप जैसे ही वहां गाड़ी आपकी पहुंचेगी, जब हम कार से गए थे तो तमाम लोग वहां हमको पार्किंग की सुविधा देने के लिए आए थे। 300 रुपए उसका चार्ज है, लेकिन हमने 200 रुपए में भी गाड़ी खड़ी की है। जो आए थे उनसे कहा भाई 200 रुपए लगते हैं, तो 200 रुपए में भी आपकी पर डे में गाड़ी खड़ी हो जाएगी। हमने थोड़ा सा रिलैक्स मूड में टूर किया था, तो एक दिन अर्धकुमारी में भी रुके थे, तो हमको 2-3 दिन गाड़ी खड़ी करना था, तो हम थोड़ा सा हट के 200 रुपए में गाड़ी खड़ी किए थे। तो आप लोग चाहे तो आप लोग नीचे भी रुक सकते हैं, आपको वहाँ पे शक्ति भवन और निहारिका भवन मिलेगा। जैसे आप लोग पहुंचेंगे तो फिर आप लोग अपना सामान वगैरह और रेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जाए अपना निहारिका भवन, अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपको रूम्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग डोरमेट्री करना चाहते हैं तो आप लोग शक्ति भवन में, दोनों ये एक ही कैंपस में है। हाँ, तो आप लोग वहाँ जाइए, अपना रिलैक्स कीजिए। शक्ति भवन के जस्ट बगल से ही आपको वहाँ पर स्लाइन बोर्ड की तरफ से खाने पीने को भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर चीज खाने को मिल जाएगी, जैसे छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, सांभर बड़ा, ये सारी चीजें मिल जाएगी और सही रेट पे मिलता है, क्योंकि ये सब स्लाइन बोर्ड की तरफ से रहता है, तो रेट फिक्स रहता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कढ़ी चावल जरूर खाइएगा। ये नीचे से ऊपर तक लगभग सब जगह रेट एक रहता है, कहीं महंगा आपको नहीं होगा। अब जैसे हमने अपने केस में क्या किया था कि हम
हम रात में चढ़ना ज्यादा अच्छा मानते हैं। रात में चढ़ने में यह है कि दिन में हम पहुंचे और अपने डोरमेट्री में या रूम में जहां जैसी व्यवस्था हो। अगर ये वाली आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप प्राइवेट भी ले लीजिएगा, ये भी बहुत महंगी नहीं पड़ती हैं, लगभग 1000 रुपए के आसपास रूम पूरे कटरा में अच्छा रूम आपको मिल सकता है। और यदि आप बजट में चाहते हैं तो 500 रुपए में भी रूम आपको मिल जाएगा। तो पूरे दिन बढ़िया रिलैक्स करिए, आराम करिए, कटरा घूमना हो थोड़ा बहुत बाहर देख लीजिए, फव्वारा चौक घूम लीजिए, यात्रियों को आता जाता देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। और रात में हमने चढ़ाई चालू की थी, इसका एक फायदा ये मिल जाएगा कि आप शाम को अपने रूम से स्नान वगैरह करने के बाद पूरी तरह से आप क्लीन हो जाइए, साफ स्वच्छ हो जाइए, अपना पूरा सामान वहीं जो है लाकर रूम पे रख दीजिए। लाकर मिल जाएंगे, निहारिका भवन में भी है, शक्ति भवन में भी है, और बाहर भी बहुत लाकर मिलते हैं। बस स्टैंड में लाकर है, सरकारी लाकर है, वहां आप अपना सामान रख दीजिए। अब केवल जरूरी जो काम सामान है, एक जोड़ी कपड़े वगैरह नहाने वहाने का, वो ले लीजिए। अब हमको नहाना ही नहीं पड़ा, रात भर हम जगह, शाम को स्नान करके गए और सुबह 4 बजे तक हर हालत में आप पहुंच जाएंगे वहां। जब वहां पहुंच जाएंगे तो आप सीधे दर्शन करिए, स्नान वाला झंझट खत्म हो जाएगी, क्योंकि सोने के बाद स्नान किया जाता है। कुछ लोग तो 12-1 बजे ही पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से शाम को निकलना को मैं ज्यादा प्रेफर देता हूं, और जब भी हम लोग जाते हैं तो शाम को ही निकलते हैं। तो जब आप लोग वहां से चले तो आपको मैं एक ही एडवाइस दूंगी, ज्यादा खा पी कर न चढ़े और ज्यादा सामान लेकर न चढ़े, बिल्कुल हल्का सामान ही लेकर चले, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। जो आपका कार्ड बनेगा वो चेक होगा जब आप ऊपर चढ़ने के लिए वैष्णो देवी में करेंगे। टोटल चढ़ाई है 12 से 13 किलोमीटर। चढ़ने के लिए भी 2 रास्ते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पूरी चेकिंग होगी, तो आपको चेकिंग में लैपटॉप, ड्रोन, कैमरा, चार्जर वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है। तंबाकू, ये कोई चीज ऊपर नहीं जाएगी, आप यहीं छोड़ के जाइएगा, और नहीं ये सब सामान वहां आपका छीन लिया जाएगा। मेरे उसमें सुपारी के दाने रखे हुए थे, उनको भी हटा लिया था। एक ब्लेड रखे था मैं, और वो मेरे पास ब्लेड सदैव रहा करती है कि कभी थोड़ा बहुत कुछ काम पड़ जाए। तो माचिस के अंदर ब्लेड थी, तो माचिस भी काम आती है, कहीं दिया वगैरह जलाना पड़ता है, तो दोनों निकाल लिया था। तो ना एक सुपारी का दाना जाएगा, और माचिस भी नहीं जाएगी, और ब्लेड तक नहीं जाती है। तो आप यहाँ छोड़ के जाइएगा अपने रूम में। कोई भी डिवाइस नहीं जाता, सिर्फ फोन ही जाता है। तो आप लोग अपना फोन लेकर जाए, और फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप अपने लॉकर में ही अपना सारा सामान रख कर जाए। अगर मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसकी भी पूरी होती है जांच, तो अपना ले लीजिए, आप उनको बता दीजिएगा, और फिर मेडिसिन चली जाएंगी। हाँ, तो उसके बाद फिर आपकी चढ़ाई शुरू हो जाएगी, और आपको अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग का तो तब प्रसाद ले जाना भी ज्यादा अलाउ नहीं था, चुनरी वगैरह ऊपर ही प्रसाद मिल जाता है। तो आप लोग प्रसाद नीचे से मत लीजिएगा, फालतू में आपको ऊपर तक लेकर जाना पड़ेगा। ऊपर तक प्रसाद ले जाना बहुत भारी पड़ता है, और आप बिल्कुल हल्के होके जाइएगा। रेट की जहां तक बात है, तो जो रेट नीचे मिलता है लगभग रेट वही मिलता है। श्राइन बोर्ड की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप लोग कभी ना कभी गए होंगे, ना गए होंगे तो सुना होगा, कोई भी गड़बड़ी कहीं नहीं हो सकती है। श्राइन बोर्ड में बिल्कुल सही रेट जगह है, बहुत साफ सफाई, स्वच्छता, ऐसी बोर्ड की व्यवस्था ये भगवान ने अपने मन से की हुई है। ये देवी माँ का वहाँ साक्षात चमत्कार दिखाई देता है। क्योंकि जब आप लोग चढ़ रहे होंगे ना, तो दुकानदार जो आके होंगे वो कहेंगे ऊपर आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, फिर आप क्या चढ़ाएंगे, तो उसकी टेंशन न लीजिए। आप जैसे ही पहुंच जाएंगे भवन के पास तो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे 100, 150, 200 तक का प्रसाद मिलता है, तो आप लोग अपने मन का वहाँ पर ले सकते हैं। फिर आप अपनी चढ़ाई शुरू कीजिए। वहाँ पर 2 रास्ते हैं चढ़ाई के लिए। ऐसा है कि आप देखिए, जब अपने रूम से निकलेंगे तो रूम से लेके बाणगंगा तक, जहां गेट, मेन गेट बना है, वहां तक के लिए आप टेम्पो कर लीजिएगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा। वो जाते समय 200 रुपए लेते हैं, लौटते समय 300 रुपए लेते हैं। लगभग वो है 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, जैसा भी आप होटल में जहां जितना है वो रेट यही लगभग रहेगा आपका। तो इस रेट पे आप अगर वहां पहुंच जाएंगे तो आपको चलना बच जाएगा, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, चढ़ना पड़ता है और थकावट तो लगती है। लेकिन जैसे बच्चे लोग हैं, इनको ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है, हम लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप अपने यहाँ से जितना कम से कम हो जाए, 2 मार्ग भी मिलेंगे। आप एक तो यहाँ से जा सकते हैं, माने जो पुराना रास्ता है, और दूसरा ताराकोटा मार्ग से जा सकते हैं। ताराकोटा मार्ग सरल है, इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, ये मैं आपको उसमें डाल दूंगा। तो आप दूसरा देखेगा जो है कि जब आप वहां पहुंच जाएंगे, जो पुराना वाला रास्ता है माने बाणगंगा में, तो बाणगंगा से पुराने वाले मार्ग में एक असुविधा ये जरूर रहेगी कि वहां घोड़े, खच्चर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जबकि ताराकोटा साफ सुथरा है।
लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको सारे पॉइंट्स दर्शन वाले मिल रहे हैं। तो मैंने ऐसा एक नियम बनाया है कि आप यहाँ से ताराकोटा मार्ग से जाइए और लौट के यहाँ से आ जाइए। तो इस तरह से आपके सारे चरण पादुका अर्धकुमारी वगैरह भी सब हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और लौटते समय ज्यादा दिक्कत भी नहीं पड़ती है। आगे यदि आप लोग ताराकोट मार्ग से जाएंगे तो 1 किलोमीटर वहाँ पे एक्स्ट्रा है, पर इजी वे है, आप लोग आराम से वहाँ से जा सकते हैं। पुराना रास्ता है, वहाँ पर आपको घोड़े मिलेंगे, पालकी वगैरह मिलती है, तो आपको करना हो तो कर लीजिए, और नहीं तो पैदल चलिए, वो ज्यादा बेस्ट अगर आप लोग चल सकते हैं। हाँ, हम सबसे पहले पहुंच गए बाणगंगा। बाणगंगा वही स्थान है जहां माँ ने बाण मारकर पानी निकाला था और जल आज भी वहां पर है, वहीं से उद्गम है बाणगंगा का और वो जाता है, वहां लोग स्नान वगैरह करते हैं। आप भी चाहें अगर अपने सुविधा से जा रहे हैं तो वहां बाणगंगा में स्नान कर सकते हैं, आनंद आ जाता है। फिर इसके बाद थोड़ा जब आगे आप चढ़ेंगे तो चरण पादुका मिलेगा लगभग 1.5 किलोमीटर, बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ने में। इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी दूरी कितनी है और कितनी चढ़ाई है। तो वहां चरण पादुका में दर्शन जरूर करिएगा, जो दान आदि आपको करना हो आप कर सकते हैं। चरण पादुका के पीछे की जो स्टोरी है वो ये था कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ अभी भी मेरे पीछे है कि नहीं, और वहीं पे उनके चरण बन गए थे। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर देखिएगा। फिर उसके आगे जब आप चलेंगे तो फिर आपको तीसरा पॉइंट मिलता है अर्धकुमारी। तो आप लोग लगभग ये 6 किलोमीटर पड़ता है, 6 किलोमीटर। हाँ, चरण पादुका से अर्धकुमारी की दूरी 6 किलोमीटर है। फिर जब आप वहाँ पहुँचेंगे अर्धकुमारी के लिए तो 2 रास्ते मिलेंगे, और एक जो तारा नया रास्ता बना है वो भी यहीं पे ताराकोटा मार्ग यहीं जुड़ जाएगा आगे। हाँ, तो और टैक्सी की व्यवस्था यहीं से मिलेगी आपको, जो दिन में चलती है। इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा तभी मिल पाएगी। वहां भी टिकट मिल जाते हैं, बहुत रेयर मिल पाता है, तो आप ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा। अगर ऑनलाइन कैसे बुक करना है ये आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगला वीडियो ऑनलाइन बुक करने का रूम और इसका पूरा बना दूंगा। हाँ, तो जब आप लोग अर्धकुमारी पहुंच जाएगा तो वहाँ पे आप लोग अपने अर्धकुमारी में दर्शन करने के लिए पर्ची कटवा लीजिएगा। उसके बाद ही आपको जाना है वैष्णो देवी में दर्शन करने क्योंकि के लिए। 30-30 घंटा 40-40 घंटा की वेटिंग है, तो आप पहले अर्धकुमारी की पर्ची लेके फिर ऊपर दर्शन करने जाइएगा। इससे आपको एक ही चीज मिलेगा, ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, इधर आपका टाइम भी मैनेज होता रहेगा। फिर यहाँ से 2 रास्ते, एक सीधे भवन को जाता है, दूसरा अर्धकुमारी को। तो आप लोग अर्धकुमारी से बीच में सांझी छत भी पड़ेगी जहाँ पर आप पिक्चर वगैरह खींच सकते हैं, और वहीं पे हेलीपैड बना है। और सांझी छत से माता रानी का दरबार 2 किलोमीटर रह जाता है, जो थोड़ा ढाल का रास्ता है। तो फिर वहां से आप पहुंचते हैं भवन के लिए। तो यदि आप लोग आरती के पहले ही भवन में पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए, और हम लोग तो बिल्कुल नहाए धोए हुए थे, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं, तो हम लोगों ने वहाँ पे स्नान नहीं किया और हम लोग सीधे लग गए लाइन में। तो हम लोगों को आराम से 15 से 20 मिनट में दर्शन हो गए। और जैसे ही हम लोग दर्शन करके बाहर निकले तो वहाँ पर आरती होने लगी। तो आरती के लिए कुछ देर को पट बंद हो जाते हैं, थोड़ी देर को, जब तक आरती होती है। तो तब तक के लिए इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि फिर से 3 से 4 घंटे लगते हैं। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक लाइनें लग जाती है। तो आरती के पहले या आरती के बाद 1-2 घंटे बाद आप दर्शन के लिए जाएं। हाँ, ऐसा अपना टाइम मैनेज कर लीजिएगा। अगर आप लोग आरती के पहले पहुंच रहे हैं, 4 से 4:30 के बीच में दर्शन कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा। और हाँ, जो आप फोन लिए रहते हैं, आप ट्रेकिंग स्टिक लेते हैं, वो सारी चीजें आपको पहले ही लॉकर के अंदर रखनी होती है। जो पर्स आप लोग टांगे रहते हैं, सिर्फ वहाँ पर जाता है आपका प्रसाद की भी चेकिंग होती है, और जो आपकी लॉकर की होती है वो जाती है अंदर, वहाँ पे पूरी आपकी चेकिंग होती है। नीचे से जब जाए तो देखिए चीज छूट गई थी कि स्टिक जरूर ले लीजिएगा। स्टिक बहुत आरामदेह है। अगर आप जो है 40+ हैं तो आपको स्टिक लेके चलना चाहिए। और बच्चों ने भी, इन्होंने भी स्टिक हाथ में ले लिया था। आगे आप देखेंगे भी वीडियो में पीछे, तो आपको दिखाई रहा होगा कि स्टिक लिए। स्टिक से आराम बहुत मिल जाता है, लेकिन ये स्टिक सब आपको वहीं रखनी पड़ती है, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कुछ भी ले जाना। पूरी चेकिंग होगी आपकी सेकेंड टाइम। आपकी जब आप यात्रा कर रहे होंगे ना, तो आपकी 2-3 बार चेकिंग हो सकती है, तो उससे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती रहती है, और आपके ही अच्छे के लिए है कि अगर वहाँ पर चेकिंग हो रही है। तो फिर आपका सिर्फ जाएगा आपका की और आपका प्रसाद। वहाँ पर आपको 50 रुपए का, 100 रुपए का, 150 का प्रसाद मिल जाएगा। लॉकर में सामान रखने के बाद आप अपना प्रसाद लीजिए और फिर अंदर दर्शन करने के लिए जाइए। और इसके बाद जब दर्शन करके बाहर निकले तो देखिए हमने रात में चालू किया था। अगर आप ज्यादा नौजवान हैं, जल्दी चढ़ सकते हैं तो 9-10 बजे शुरू कर दीजिएगा चढ़ाई। सुबह 4 बजे तक आप दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं। हमने ऐसे ही किया था। आराम से 25-30 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। लग रहा था कोई है ही नहीं। और लगभग 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद लोग रास्ता, एक तो रोड टू रोड जाते हैं हम लोग, और बीच में रास्ते में सीढ़ियां मिलती हैं। तो एक चीज जरूर ध्यान रखना है
कि सीढ़ियों से चढ़ने में बहुत ज्यादा थक जाना होता है। तो कोशिश आप ये करें कि सीढ़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। लेकिन नौजवान लोग ज्यादातर सीढ़ियों से चढ़ जाते हैं, लेकिन थकावट उसमें बहुत ज्यादा आ जाती है। तो अगर आप थकने से बचना चाहते हैं तो बाई रोड टू रोड ही चले जाएं, तो ये सबसे अच्छा रहता है। फिर जब हम लोग दर्शन करके बाहर निकल आएंगे तो अब बारी आती है भैरवनाथ में दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया। अब बात करते हैं कि भैरवनाथ जाने के लिए बहुत कठिन चढ़ाई है। हम लोग तो नहीं गए थे चढ़कर, हम लोग ने रोपवे में ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया था। तो अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपका टाइम काफी ज्यादा बचेगा। और जो रोपवे की टाइमिंग है वो है 7 बजे से लेकर के सुबह के शाम के 6 बजे तक। एक जानकारी महत्वपूर्ण और है कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कर रखा है तो आपको कहीं नहीं जाना है, सीधे रोपवे में जाके लाइन लगाना है। हम लोग वहाँ इस चीज में बहुत देर परेशान रहे कि क्या ये हमको टिकट दिखा के दूसरा टिकट लेना होगा, क्या करना होगा। तो बहुत खोजबीन करने पर फिर बाद में लगभग हमको 1 घंटे बाद ये बिटिया और दूसरी जो है वो दोनों नीचे गई, फिर नीचे पता किया, फिर आई, फिर हम लोग जाके लाइन में लगे। तो अब आपको सीधे सीधे है कि यदि ऑनलाइन टिकट आपने बुक कर रखा है तो सीधे आपको रोपवे में पहुंच जाना है और मोबाइल में टिकट दिखा देना है, तो आपका हो जाएगा। और ऊपर की चढ़ाई भैरवनाथ की सबसे ज्यादा कठिन है। लेकिन जो लोग रात में 12 बजे पहुंच जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, सुबह 7 बजे तक बैठे रहेंगे, क्योंकि रोपवे 7 बजे से ही शुरू होती है। तो आप लोग क्या करेंगे कि अगर चढ़ सके तो धीरे 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 जय माता की करते हुए चढ़ जाएं। अभी बड़ी दुर्घटना हो गई माता रानी में, तो अभी कुछ दिनों के लिए तो अभी ये यात्रा रुकी हुई है। लेकिन जब तक शायद मैं वीडियो प्रकाशित करूंगा आएगी, तब तक वीडियो चालू हो जाएगी। हाँ, तो ये 7 बजे भी वो लोग नहीं जाते जो नीचे टिकट जाकर लेते हैं। सिर्फ जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया है वही 7 बजे जाते हैं, उन्हीं की लाइन लगती है। क्योंकि जो नीचे जा रहे हैं और अभी बुक कर रहे हैं तो उनको तो बहुत टाइम लगेगा। पहले 1-1.5 घंटे उनको टिकट लेने में लगेगा, फिर वो वहाँ पहुंचेंगे और फिर लाइन में लगेंगे। तब तक की जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो लाइन पर लगे ही हुए हैं। ऑनलाइन बहुत अच्छा। हाँ, तो 8 बजे 8:30 बजे से जो लोग वही लेते हैं टिकट, उनका 8 बजे से शुरू होता है। और हम लोग जैसे 7 ही बजे वहाँ पर लाइन में लग गए थे। और मैं गई जब नीचे तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी। कम से कम आप लोग 1.5 से 2 घंटे मानकर चले सिर्फ रोपवे का टिकट लेने के लिए। फिर रोपवे में लाइन लगानी है, फिर आपको वहाँ पर 1.5-2 घंटे में जितने में नंबर आता है, तो बहुत टाइम वेस्टिंग है। इससे अच्छा आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए और फिर आप सीधे जाके रोपवे की लाइन। वहाँ सबसे अच्छा ऑनलाइन ही है, सारे टिकट वगैरह आप ऑनलाइन ही बुक कर लीजिए। और यदि आपने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टैक्सी भी आपको ऑनलाइन बुक करना है। और यदि आप अर्धकुमारी में या माता जी में रहना चाहते हैं, रहने के लिए मैं सबसे अच्छा ऑप्शन आपको बताऊंगा कि अर्धकुमारी में ही आपको अपना रूम बुक कर लेना चाहिए। नहीं रूम मिलता है, डोरमेट्री मिल जाएगी, लेकिन आपको 2 महीने पहले ही बुक करना होता है। ये मैं अगले वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा कैसे बुक करना है। वेबसाइट वगैरह होती है, वहीं से बुक होता है। वहीं से बुक होता है। और आप आराम से बढ़िया, पहले आप नंबर लगा ही चुके हैं, 30 घंटा 40 घंटे बाद नंबर आता है। इधर आप जो है, जैसे हम लोग लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक अर्धकुमारी में अपने रूम में आ गए थे, तो आप लोग भी आ जाएंगे। पूरे दिन बढ़िया चिल मारिए, आनंद करिए और इस सकारात्मक भरे वीडियो का पूरा आनंद, पूरा माहौल देखिए। जो है वहाँ पे खूब वीडियो बनाइए, सेल्फी करिए, बार बार नीचे जाइए, घूमिए। और वहाँ भी कई जगह भोजन की व्यवस्था है। पूरे रास्ता में कई जगह आपको साइन बोर्ड के द्वारा बनाए गए मिलेंगे। भोजन बिल्कुल भी महंगा नहीं है। जिस तरह पहाड़ों में हम जाते हैं और वहाँ हमको खाना थोड़ा महंगा मिलता है, वो यहाँ व्यवस्था नहीं है। श्राइन बोर्ड बहुत अच्छी व्यवस्था किए है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वहाँ पे अगर आप कहाँ पे कहीं पे अर्धकुमारी पे रूम ले रहे हैं तो वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। फोटोज वगैरह के लिए क्लिक कराइए, बहुत अच्छा है। और वहाँ पर जो स्पेस है वो भी बहुत ही बढ़िया। आप शाम के चले जाइए बाहर अर्धकुमारी के, बैठिए और वहाँ पर आपको काफी अच्छा लगेगा। और दुकानें, मतलब जो खाने पीने का है वो बहुत ही अच्छा है। अपना खाइए पिए और घूमिए और आराम से रेस्ट कीजिए। वहाँ का एक्सपीरियंस बेस्ट एक्सपीरियंस है। आप लोग एक बार रुक कर देखिएगा, आपको खुद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अर्धकुमारी में अगर आप हो सके तो रुकिए, उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। और दूसरे दिन हमने वहां से नीचे उतर आए, 12 बजे तक आ गए। फिर हम तो इस बार 4 पहिया से अपने गए थे, तो अपनी गाड़ी में बैठे बढ़िया आराम से चिल करते हुए और दूसरी जगह गए घूमने, मैक्लोडगंज वगैरह, धर्मशाला। इसका वीडियो हम आपको आगे देंगे। तो आप यहाँ तक। और जब आप लोग वैष्णो देवी से आ रहे होंगे तो जो रात में तो बंदर सो जाते हैं, पर जब आप आ रहे होंगे तो हम लोग को भी सुबह तो हो गई थी, दिन हो गया था, तो हम लोग आ रहे थे ना, तो जो ना प्रसाद की पन्नी वो लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जो झोला होता है, तो वो लोग उस पर अटैक करते हैं। बाकी वो कुछ नहीं पहचानते। आप कोई और झोला लिए उस पर अटैक नहीं मारेंगे।
मारेंगे, पर जो आप प्रसाद लिए हैं उसी पे वो लोग अटैक मारते हैं। तो उसको अपना सेफ रखिए, क्योंकि छीनते हैं तो चोट भी आ सकती है आपको भी, और प्रसाद तो छीन ही ले जाते हैं। तो उस पर ध्यान, एक दो बार तो हमारे पास छीन रहे थे, तो वो जो लोग थे वहाँ पे वो आते हैं हेल्प करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। पर अगर आप वो झोला अपना छुपा सकते हैं तो उसको छुपा लीजिए, बाकी किसी चीज में अटैक नहीं करते हैं, सब वहीं पे है। भैरवनाथ में तो तुरंत दर्शन हो जाते हैं, जैसे ही पहुंचेंगे वहां लाइन लगती है, कभी आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, नहीं इसी में लगभग 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर दर्शन हो जाते हैं। बहुत अच्छी वहां व्यवस्थाएं हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर इतना सब कुछ बताने के बाद कोई चीज हमसे रह गई हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर कोई चीज रह जाएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और पुराने वीडियो के लिंक वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए। वैसे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल न भूले। जो भी आपके कमेंट होंगे हम उसका पूरा रिप्लाई देंगे। तो बस अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।